IQ का येस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक एस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी बायो क्लास 11 चैप्टर नंबर 11 देखेंगे, उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछेगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। ये क्लास 11 एनसीईआरटी साइंस का ये 11वां चैप्टर है, उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। तो उच्च पादप, जितने भी उच्च पादप है उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होती है, हमें इसके बारे में यहाँ पर डिटेल में पढ़ना है। तो आप लोग वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा, क्योंकि ऐसे ही जो टॉपिक से क्वेश्चन बायो में पूछे जाते हैं। ठीक है, हम लोग आज शुरू करते हैं। लिखा हुआ है आपका जो है कि सभी जो प्राणी होते हैं, चाहे जो पौधे हो चाहे मानव हो, सबके लिए सूर्य बहुत जो है प्रकाश बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर लिखा भी है आपका कि सभी प्राणी, यहाँ तक कि मानव भी आहार के लिए पौधों पर निर्भर होता है। तो पौधा जो है उसे हम उत्पादक कहते हैं, और यही जो है अपना भोजन स्वयं बनाता है। और मानव और जितने भी जीव हैं, सभी प्राणी कहीं न कहीं जो है पौधों पर ही क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि पौधे अपना आहार कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। वास्तव में हरे पौधे अपना आहार संश्लेषित करते हैं तथा अन्य सभी जीव अपनी आवश्यकता के लिए उन पर निर्भर रहते हैं, इसीलिए उन्हें हम क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। हरे पौधे अपने लिए आवश्यक भोजन का निर्माण अथवा संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण द्वारा करते हैं, अतः वह स्वपोषी कहलाते हैं। स्वपोषी उसे कहा जाता है, यह पर्यावरण में या बायो में कहते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, उसी को कहते हैं। आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि स्वपोषी संश्लेषण केवल पौधों में ही पाया जाता है। तो पौधे ही हैं जो स्वपोषी होते हैं और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, तथा अन्य सभी जीव जो अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर करते हैं वो विषम पोषी कहलाते हैं। तो मानव हो और जितने भी मांसाहारी जीव हैं, जितने शाकाहारी जीव हैं, वो कहीं न कहीं क्या है, विषम पोषी हैं, क्योंकि वो लोग उपभोक्ता हैं, उत्पादक नहीं हैं। तो याद रखना, मानव भी क्या है, एक विषम पोषी, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है। ठीक है, हम भी क्या कहते हैं, पौधों पर और अन्य जीव जंतुओं पर जो है हम भी निर्भर होते हैं। ठीक है, आगे लिखा है आपका, यह एक ऐसी भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कार्बनिक यौगिकों को संश्लेषित करने के लिए प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करते हैं। तो प्रकाश ऊर्जा के द्वारा ये होता है। अतः कुल मिलाकर के पृथ्वी पर रहने वाले सारे जीव ऊर्जा के लिए सूर्य के प्रकाश पर निर्भर करते हैं। पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण में उपयोग की गई सूर्य ऊर्जा पृथ्वी पर जीवन का आधार है। अगर सूर्य ना हो तो पृथ्वी पर जीवन का आधार क्या हो जाएगा, असंभव हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के महत्वपूर्ण होने के दो कारण हैं। यह पृथ्वी पर समस्त खाद्य पदार्थों का प्राथमिक स्रोत भी होता है, पहला चीज। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण तथा वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ता है। अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ना हो तो ऑक्सीजन की उत्पत्ति नहीं होगी। इसीलिए जो है पौधे जो है जब कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं तो ऑक्सीजन की उत्पत्ति करते हैं। तो ये क्वेश्चन आया भी है कि ऑक्सीजन का कच्चा माल किसे कहा जाता है, तो CO2 को कहते हैं। CO2 ही उसका कच्चा माल होता है। ठीक है, आगे लिखा है आपका जो है, क्या आपने कभी सोचा है कि यदि सांस लेने के लिए ऑक्सीजन ना हो तो क्या होगा? तो जीवन होगा ही नहीं। इस अध्याय में प्रकाश संश्लेषी मशीनरी तथा विभिन्न प्रक्रियाओं के विषय में बताया जाएगा जो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कभी कभी कि प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का क्या होता है। तो याद रखना, ऊर्जा किसमें बदलती है, तो प्रकाश ऊर्जा किसमें बदलती है, रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया है। और ये किसके द्वारा होता है, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको हमें याद करना है, जानना है। आगे लिखा है, हम क्या जानते हैं। तो लिखा है, आइए पहले यह पता करें कि हम प्रकाश संश्लेषण के विषय में क्या जानते हैं। पिछली कक्षाओं में आपने जो है कुछ सरल प्रयोग किए होंगे, जिनसे पता जो है लगा होगा कि क्लोरोफिल, पत्तियों का हरा वर्णक, प्रकाश तथा कार्बन डाइऑक्साइड और जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। याद रखना, जो प्रहरित होता है जो पत्तियों पर जाता है, जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड और एक आपका प्रकाश, यही सब मिल करके जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और जो है O2 अर्थात ऑक्सीजन की उत्पत्ति करते हैं। आपने शायद जो है सबलित जो है बेरीगेट पत्तियों तथा उस पत्ती में जिसे आंशिक रूप से काले कागज से ढक दिया गया हो,
प्रकाश में रखा हो, जिससे स्टार्च या मड बनाने में प्रयोग जो है किया गया हो। ठीक है, आगे लिखा है स्टार्च के लिए इन पत्तियों के परीक्षण से यह बात प्रकट होती है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया सूर्य के प्रकाश में पेड़ के केवल हरे भाग में संपन्न होती है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये हमें यहाँ पर जानना है। आगे लिखा है आपने एक अन्य प्रयोग आधी पत्ती से किया होगा, जिसमें एक पत्ती का आंशिक भाग परखनली के अंदर रखा होगा और उसमें जो है याद रखना सी जो है KOH से भीगी हुई रुई भी रखी होगी। ठीक है, एक तरह का ये क्या केमिकल होता है, ठीक है, अवशोषित कर सकता है, जबकि शेष भाग को प्रकाश में रख दिया जाता है। इसके बाद इस उपकरण को कुछ समय के लिए क्या करते धूप पे रखा जाता है। कुछ समय के बाद आप देखेंगे स्टार्च के लिए पत्ती का परीक्षण करते हैं। इस परीक्षण से आपको पता लगता है कि पत्ती का जो भाग परखनली में था उसके स्टार्च की पुष्टि नहीं हुई है और जो भाग प्रकाश में था उसमें स्टार्च की पुष्टि होती है। इसका मतलब है कि जो भाग उसमें नहीं था जो है प्रकाश में, उसमें जो है स्टार्च बनेगा ही नहीं, अर्थात उसमें कार्बन डाइऑक्साइड क्या कहते हैं कार्बोहाइड्रेट नहीं बनेगा, तो भोजन नहीं बनेगा। ठीक है, आगे लिखा है इस प्रयोग से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक होता है। अगर प्रकाश संश्लेषण होगा तो उसके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण गैस कौन होती है? CO2 होती है। इसीलिए आजकल पौधे लगाने के लिए सरकार प्रयास करती है, लोगों को जागरूक करती है कि जितना पौधे लगाएंगे, जितना प्रकाश संश्लेषण होगा, उतना वायुमंडल से CO2 गैस क्या होगी अवशोषित हो जाएगी, तो हमारा पर्यावरण दूषित नहीं होगा। ठीक है, क्या आप इसका वर्णन कर सकते हैं कि ऐसा निष्कर्ष किस प्रकार से निकाला जा सकता है? ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक प्रारंभिक प्रयोग किया गया है। प्रारंभिक प्रयोग है आपका जो है प्रिस्टले नामक एक विद्वान ने किया है और उसको जो उन्होंने किया है वो एक परखनली में जो है प्रिस्टले का प्रयोग किया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप देखिए अगर पहला जो जार बना हुआ है इसमें आप देख सकते हैं एक चूहा है और ये मोमबत्ती जल रही है। इसका मतलब कि जार खुला हुआ है, यहाँ से ऑक्सीजन आ रही है और ऑक्सीजन आने की वजह से ही जो है मोमबत्ती जल रही है और चूहा भी जो है जिंदा है। दूसरी तरफ अगर इसका बंद कर दिया जाएगा तो इसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो मोमबत्ती भी बुझ जाएगी और चूहा भी क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो इसका मतलब ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है, केवल जीवों के लिए नहीं है, आग के जलने के लिए भी है। यहाँ भी वही प्रक्रिया दिखाई गई है, आप इसको भी देख सकते हैं। इसी का उन्होंने प्रयोग किया है और बताने का प्रयास किया है। ठीक है, तो उसी चीज़ को हमें यहाँ पर समझना है। ठीक है, लिखा है आपका जो है उन साधारण प्रयोगों के विषय में जानना काफ़ी रुचिकर होगा जिनसे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्रमिक विकसित हुई है। जोसेफ जो है प्रिस्टले ने 1770 में बहुत से प्रयोग किए जिनसे पता लगा कि हरे पौधों की वृद्धि में हवा एक अनिवार्य भूमिका होती है। बिल्कुल सही है, ये किसने कहा? ये प्रिस्टले ने बताया कि इसमें हवा की जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आपको याद होगा कि प्रिस्टले ने 1774 में ऑक्सीजन की खोज की थी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण एक पॉइंट मिल गया कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी और कब किया था। प्रिस्टले ने देखा कि एक बंद स्थान जैसे कि एक जो है बेल जार में जलने वाली मोमबत्ती जल्दी ही बुझ जाती है। ठीक है, जैसा कि यहाँ चित्र में दिखाया गया है। इसी प्रकार किसी चूहे का सीमित स्थान पर जल्दी ही दम घुट जाएगा। इन अवलोकनों के आधार पर उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला है कि चाहे जलती मोमबत्ती हो अथवा कोई प्राणी जो वायु से सांस लेते हैं वह हवा को क्षति पहुंचाते हैं। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वो सांस लेंगे तो हवा को क्षति पहुंचाएंगे क्योंकि वो जो है उसकी कमी होती चली जाएगी। ठीक है, आगे लिखा है जो है लेकिन जब उनसे उसी बेल जार में एक जो है पुदीने का पौधा रखा हो तो उसके स्थान तो उसने पाया कि चूहा जीवित रहा और मोमबत्ती भी जो है जलती रही, जैसा कि अगले जार में दिखाया गया है। इस आधार पर प्रिस्टले ने निम्न परिकल्पना की है। पौधे उस वायु की क्षतिपूर्ति करते हैं जिन्हें सांस लेने वाले प्राणी और जलती हुई मोमबत्ती कम कर लेती है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो प्रिस्टले ने इसका प्रयोग किया था, ये भी हमें याद रखना है। यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाता है। ठीक है, आगे लिखा है आपका, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रिस्टले के प्रयोग करने के लिए एक मोमबत्ती एवं पौधों का उपयोग कैसे किया होगा? याद रखें कि उसे मोमबत्ती की कुछ दिनों बाद पुनः जलाने की आवश्यकता होगी ताकि यह पता कर सके कि कुछ दिनों बाद वह जो है जलेगी अथवा नहीं जलेगी। आगे लिखा है, सेटअप को बिना बंधित किए आप मोमबत्ती को जलाने के लिए कितनी विधियों के बारे में सोच सकते हैं। एक तरह का बच्चों का होमवर्क दिया गया है। ठीक है, आगे लिखा है आपका, जॉन जो है इंजेन हाउंज
ने जो है प्रिस्टले द्वारा निर्मित जैसे जब सेटअप का प्रयोग किया, जिसमें उसने उसे एक बार अंधेरे में और फिर एक बार सूर्य की रोशनी में रखा। तो उन्होंने भी प्रयोग किया, प्रिस्टले के प्रयोग को उन्होंने थोड़ा सा आगे बढ़ाया, उसी के बारे में ये दिया गया है। ठीक है, आगे लिखा है, इससे यह पता लगा कि जो है पौधों की इस प्रक्रिया में सूर्य का प्रकाश अनिवार्य है। तो सूर्य का प्रकाश अगर नहीं होगा तो पौधों में वृद्धि नहीं हो सकती है। इस चीज़ को उन्होंने सिद्ध करके जान लिया। आगे लिखा है, यह जलती हुई मोमबत्ती या सांस लेने वाले प्राणियों द्वारा खराब की गई हवा को शुद्ध बनाता है। कौन? पौधे। अगर कोई भी प्राणी हवा को अगर खराब कर देता है तो पौधे क्या कर देते हैं? उसे शुद्ध बना देते हैं। इंजन हाउज ने अपने एक परिष्कृत प्रयोग में जो है एक जलीय पौधे के साथ यह दिखाया कि तेज धूप में पौधे के हरे भाग के आसपास छोटे छोटे बुलबुले बन जाते हैं। तो जो बुलबुले पानी में बनते हैं उसका मतलब वहाँ भी ऑक्सीजन होती है, जबकि अंधेरे में रखे गए पौधे के आसपास बुलबुले नहीं बनने थे। बाद में उनसे इन बुलबुलों की पहचान ऑक्सीजन के रूप में की गई थी। अतः उसने यह दिखा दिया कि पौधे का केवल हरा भाग ही ऑक्सीजन को छोड़ सकता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, कि जो हरा भाग होता है वही ऑक्सीजन छोड़ता है। उसी के बारे में उन्होंने आगे बताया। आगे लिखा है, 1854 से पहले तक इसकी जानकारी नहीं थी, किंतु जो याद रखना, जूलियस ब्रोन जो है सेचर्स ने यह प्रमाण दिया कि जब पौधा वृद्धि करता है तब ग्लूकोज शर्करा बनती है। ग्लूकोज प्रायः स्टार्च के रूप में संचित होता है। उसके बाद के अध्ययनों में यह पता लगा कि पौधे का हरा पदार्थ, जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, पौधों की कोशिकाओं में स्थित विशिष्ट भाग, जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, में होता है। उसने जो है बताया कि पौधों के हरे भाग में ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज प्रायः स्टार्च के रूप में संचित होता है, वही उनका भोजन होता है पौधों का। तो ये लाइन बहुत अच्छी उन्होंने बताया। यही सारे क्वेश्चन जो वाक्य बना करके आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है, अब आप जो है TW एंजिलमैन द्वारा किए गए एक रोचक प्रयोग पर ध्यान दें। जो है उसने क्या किया, प्रिज्म की सहायता से प्रकाश को स्पेक्ट्री जो है घटकों में अलग कर दिया। मतलब उसके प्रकाश को क्या किया, प्रिज्म के माध्यम से सूर्य के प्रकाश को अलग कर दिया। और जो है फिर एक हरे शैवाल जो है क्लोरोफोरा को, जिसे जो है आक्सीक जो है बैक्टीरिया के निलंबन में रखा गया, जो प्रदीप्त किया गया, मतलब वह प्रकाश किया गया। बैक्टीरिया का उपयोग ऑक्सीजन निकलने का केंद्र पता लगाने के लिए किया गया था। उसने पाया कि बैक्टीरिया मुख्यतः लाल और नीले प्रकाश क्षेत्रों में जो है एकत्र हो गए थे। तो याद रखना, जो बैक्टीरिया था वो लाल प्रकाश और नीले प्रकाश के पास जाके इकट्ठा हो गया। इसका मतलब वहाँ से ऑक्सीजन थी। इस तरह से प्रकाश संश्लेषण का पहला सक्रिय स्पेक्ट्रम जो है आपका वर्णित किया गया। इस मोटे तौर पर क्लोरोफिल A अल्फा और बीटा के जो है अवशोषण स्पेक्ट्रा से मेल खाता है। ठीक है, जैसा कि जो है उन्होंने बताया था, प्रयोग किया था। ठीक है, आगे लिखा है, 19वीं सदी के मध्य तक पादप प्रकाश संश्लेषण की सभी मुख्य विशेषताओं के बारे में पता चल चुका था। जैसा कि पौधे CO2 तथा पानी से प्रकाश ऊर्जा का उपयोग कर कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है जो बताया गया है। आगे लिखा है, ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाले जीवों में प्रकाश संश्लेषण की कुल प्रक्रिया को आनुभविक समीकरण द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो ये उसी चीज़ को यहाँ पर बताया गया है कि कैसे जो है ऑक्सीजन की उत्पत्ति होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। उसी चीज़ को यहाँ पर एक जो है सूत्र के माध्यम से बता दिया गया है। आगे लिखा है, जहाँ पर H2O एक कार्बोहाइड्रेट है, जैसे ग्लूकोज एक जो है छत्र कार्बन शुगर का प्रतिनिधित्व करता है। एक सूक्ष्म जीव विज्ञानी कार्नेलियस वैन नील ने प्रयोग में प्रकाश संश्लेषण को समझने में मील के पत्थर का काम किया। उन्होंने क्या किया, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, किसने क्या क्या काम किया, ये भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, उसका अध्ययन बैंगनी, पर्पल और हरे बैक्टीरिया पर आधारित था। उन्होंने बताया कि प्रकाश संश्लेषण एक प्रकाश आधारित प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीकरणीय यौगिक से प्राप्त हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड को अपचयित करके जो है कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। इसे निम्नलिखित रूप से व्यक्त किया गया है, जो यहाँ पर आपको बताया गया है कि कार्बोहाइड्रेट कैसे बनता है। ठीक है, आगे लिखा है आपका, हरे पौधों में H2O हाइड्रोजन दाता है और ऑक्सीकृत होकर के वो O2 हो देता है। कुछ जीव प्रकाश संश्लेषण के दौरान O2 मुक्त नहीं करते हैं। जब H2S बैंगनी और हरे बैक्टीरिया द्वारा क्या होते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, के लिए जो हाइड्रोजन क्या होता है, एक दाता होता है।
तो ऑक्सीकरण उत्पाद पौधों के अनुसार जो है सल्फर अथवा सल्फेट होता है, ना कि ऑक्सीजन होता है। इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि हरे पौधों द्वारा निकाली गई ऑक्सीजन H2O से आती है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया ये H2O से आती है, ठीक है, ना कि जो है कार्बन डाइऑक्साइड से आती है। ये उन्होंने सिद्ध करके बता दिया कि जिसे प्रकाश संश्लेषण में कहा जाता है कि कच्चा माल कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि नहीं, ये जो है H2O से आती है। ठीक है, बाद में यह बात जो है रेडियो आइसोटोपिक तकनीक के प्रयोग से सही प्रमाणित हुई। इसीलिए कुल प्रकाश संश्लेषण को प्रस्तुत करने वाला समीकरण ये निकल के आया जो यहाँ पर उन्होंने बताया है। यहाँ लिखा है, यहाँ पर C6H1206 ग्लूकोज का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, जो बताया गया है। जल से निकलने वाली O2 को रेडियो आइसोटोप तकनीक से सिद्ध किया गया जा चुका है। यह एक एकल क्रिया नहीं है बल्कि बहुचरणीय प्रक्रम का वर्णन है, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या आप यह वर्णन करेंगे कि उपरोक्त समीकरण को में जल के 12 अणुओं का क्रियाधार के रूप में क्यों प्रयोग किया गया है? तो एक तरह से होमवर्क यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो है अलग अलग वैज्ञानिकों ने ऑक्सीजन की उत्पत्ति, कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग को और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को अलग अलग तरीके से बताने का प्रयास किया, क्योंकि यही सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए हमें इनके बारे में बेसिक जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है, अब आते हैं, लिखा है प्रकाश संश्लेषण कहाँ संपन्न होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन इसलिए यहाँ पे दिया गया है, क्वेश्चन मार्क लगाया गया है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है पत्ती से होता है, लेकिन पत्ती में कहाँ से होता है वो पर्टिकुलर स्थान होना चाहिए, क्योंकि वो भी क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। लिखा है, अध्याय 8 में पढ़ने के बाद निश्चित ही आपका उत्तर होगा हरी पत्तियों में, अथवा आप कह सकते हैं क्लोरोप्लास्ट में। ऐसा भी मैंने आपको बताया है, यहाँ सीधे हम पत्ती नाम ले लिया। निश्चित ही आपका उत्तर सही है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरी पत्तियों में तो संपादित होती ही है, लेकिन यह पौधे के अन्य सभी हरे भागों में भी होती है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि क्या प्रकाश संश्लेषण केवल पौधों की पत्तियों में होता है या अन्य भागों में होता है? तो जो चीज़ हरा होगा, जो पेड़ का या कोई पौधा का जो भी हरा भाग होगा, वो सब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपादित करते हैं। ये भी हमें याद रखना है। क्या आप पौधे के कुछ अन्य भागों के नाम बता सकते हैं जहां प्रकाश संश्लेषण संपादित हो सकता है? ठीक है, ये याद रखना वो कौन कौन से भाग हैं, जैसे तना हो गया, ठीक है, जो हरा होता है, बिल्कुल ठीक है। अब लिखा है आगे, आपने पिछली इकाई में पढ़ा होगा कि पत्तियों में जो आपका मेसोफिल कोशिकाएं होती हैं, जिनमें अत्यधिक मात्रा में क्लोरोप्लास्ट होते हैं। सामान्यतः क्लोरोप्लास्ट मेसोफिल कोशिकाओं की भित्ति के साथ पंक्तिबद्ध होता है, जिससे कि वह इष्टतम मात्रा में आपतित प्रकाश जो है प्राप्त कर सके। आपके विचार से हरित लवक कब अपने जो है सपाट पटल भित्ति के समानांतर पंक्तिबद्ध होते हैं? वह आपतित सूर्य के प्रकाश से कब लंबित होते हैं? ठीक है, अब आगे लिखा है, आपने अध्याय 8 में क्लोरोप्लास्ट की संरचना के बारे में पढ़ा है। क्लोरोप्लास्ट में एक झिल्ली तंत्र होता है, जिसमें ग्रेना, स्ट्रोमा, लेमेले और आपका स्ट्रोमा तरल होता है। क्लोरोप्लास्ट में सुस्पष्ट श्रम विभाजन होता है। झिल्ली तंत्र प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करता है और एटीपी और NADPH का संश्लेषण करता है। स्ट्रोमा में एंजाइमेटिक प्रक्रिया होती है जो शर्करा का संश्लेषण करता है, जो बाद में स्टार्च में परिवर्तित हो जाता है। पहली वाली प्रक्रिया को प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। याद रखना, जो पहली प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, आगे लिखा है आपका, चूंकि यह पूर्णतः प्रकाश पर आधारित है, दूसरी प्रक्रिया प्रकाश अभिक्रिया के उत्पाद पर निर्भर होती है, अर्थात एटीपी और NADPH को सैद्धांतिक रूप में अंधेरे में संपन्न करेंगे, अतः इसे अप्रकाशीय अभिक्रिया कहते हैं। जहाँ प्रकाश नहीं होता है उसे क्या कहेंगे? अप्रकाशीय प्रक्रिया कहेंगे। ठीक है, यह आपको अच्छे से याद रखना होगा, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं, लिखा हरित लवक वर्णकों के द्वारा जो है प्रकाश का अवशोषण कैसे होता है, तो उसको यहाँ पे दिखाया गया है कि जो है किस प्रकाश में जो है ज़्यादा अवशोषण हो रहा है। तो याद रखना, यहाँ पे लिखा है क्लोरोफिल B, यहाँ लिखा है कैरोनोइड्स, आपको क्लोरोफिल A लिखा है। A और B तो किस में ज़्यादा होता है, यहाँ पर रंग के आधार पर दिया गया है। और जहाँ पे जो है आप देख सकते हैं, जहाँ पर ऑक्सीजन मुक्त होने का मापन किया गया है कि ऑक्सीजन कितना मुक्त होता है, इसको बताया गया। और प्रकाश संश्लेषण की दर और अवशोषण की दर को यहाँ पर अलग से मैप से दिखाया गया है कि जो है जब प्रकाश
जो है तरंग दैर्घ्य नैनोमीटर में होता है तब क्या स्थिति होती है, तो उस चीज़ को यहाँ पर एक तरह से डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है क्लोरोफिल के संदर्भ में। अब यहाँ पत्ती के भाग को देख सकते हैं, ये पत्ती का अलग अलग भाग है, इसको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से दिखाया गया है। जो है ये हरित लवक की काट कर दिया है, हरित लवक क्या क्या होता है, इसमें क्या क्या होता है, ये उसी चीज़ को बताया गया है, जिससे जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएँ संपन्न होती हैं। ठीक है, तो ये पत्ती के अंदर का जो है भाग है जिसको हरित लवक कहते हैं, उसको जो है एक अलग से काट करके एक तरह से उसको सूक्ष्म रूप से यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया गया। उसे कौन कौन से भाग होते हैं उसको यहाँ पर दर्शाया गया है। इसलिए जो है हमें एनसीईआरटी में सब चीज़ों को पढ़ने की बहुत केयरफुल तरीके की ज़रूरत होती है, क्योंकि यहाँ सबसे जब क्वेश्चन आता है तो गलत हो जाता है। इसलिए हमें ये सब चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे प्रकाश संश्लेषण में कितने प्रकार के वर्णक भाग लेते हैं। ठीक है, ये हमें देखना है। ठीक है, लिखा है कि जब आप किसी पौधे को देख रहे होते हैं तो क्या कभी आश्चर्य हुआ है कि उसी पौधे में पत्तियों के हरे रंग में सूक्ष्म अंतर क्यों और कैसे होते हैं। हम इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए किसी भी हरे पादप के पर्णवर्णकों का पेपर जो है क्रोमेटोग्राफी जो है का द्वारा अलग कर सकते हैं। मतलब पौधे के उस पत्ती को ला करके उसका अध्ययन करने के लिए हम उसको कर सकते हैं। क्रोमेटोग्राफी से पता चलता है कि पत्तियों में स्थित वर्णक के कारण जो हरापन दिखाई देता है वह किसी एक वर्णक के कारण नहीं बल्कि 4 वर्णकों के कारण होता है। ठीक है, कोई भी पत्ती अगर हरी दिख रही है इसका मतलब है उसमें एक जो है क्लोरोफिल नहीं होता है, उसमें 4 तरह के होते हैं। पहला कौन सा है, क्लोरोफिल ए होता है। ठीक है, जो आपका जो है क्या कहते हैं क्रोमेटोग्राफी में चमकीला और अथवा नीला हरा होता है। एक होता है क्लोरोफिल जो आपका बी होता है, पीला हरा होता है। एक होता है जेंथोफिल, वो पीला होता है। एक आपका होता है कार्टिनोइड होता है जो पीले से नारंगी पीले के कारण होता है। आइए अब जो है देखें कि प्रकाश संश्लेषण में विभिन्न वर्णकों की क्या भूमिका होती है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हरापन केवल एक ही कारण नहीं होता है, 4 कारण होता है। चारों को आपको याद करना पड़ेगा, यही सबसे क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। लिखा हुआ है आपका कि वर्णक कोई पदार्थ हैं जिनमें प्रकाश की विशिष्ट तरंग दैर्घ्यों को अवशोषित करने की क्षमता होती है, क्योंकि पत्ती में होते हैं और प्रकाश के तरंगों को ही क्या करते हैं, वो अवशोषित करते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि विश्व में कौन सा पादप वर्णक सर्वाधिक है? तो याद रखना विश्व में सबसे अधिक पादप वर्णक कौन से होते हैं? ठीक है, तो याद रखना क्लोरोफिल होता है, आपका ए होता है। आइए अब क्लोरोफिल ए वर्णक को ग्राफ में विभिन्न तरंग दैर्घ्यों में प्रकाश अवशोषण का अध्ययन करके हम ये पता लगा सकते हैं कि क्या चीज़ें हैं और कैसे उनका हमें अध्ययन करना है। ठीक है, तो उस चीज़ को यहाँ दिखाया गया है ये मैप के माध्यम से। अलग अलग जो भी मैंने आपको बताया था ये वही मैप है, ए बी करके सबको बताया गया है कि कैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और क्या उनकी क्या भूमिका होती है। प्रकाश का कितना जो है तरंग दैर्घ्य कितना होता है, कितना नैनोमीटर का होता है, सबको यहाँ पर ग्राफ में दिखाया गया है। अगर आपको ये सब चीज़ें याद नहीं होती है तो कोई इसमें जो है प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें जो है मेन कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए जिससे जहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो ये मेंस में भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ देते हैं पर्यावरण में। तो लिखा है प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारकों के विषय में जानना आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण की दर पौधों और फसली पादपों के उत्पादन जानने में अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। प्रकाश संश्लेषण कई कारणों से प्रभावित होता है जो बाह्य तथा आंतरिक दोनों ही हो सकते हैं। याद रखना प्रकाश संश्लेषण की जो प्रभावित होता है वो बाह्य कारणों से भी होता है और आंतरिक कारणों से भी होता है। पादप कारकों में संख्या, आकृति, आयु तथा पत्तियों का विन्यास, पर्ण, मध्योत्तर और कोशिकाएं तथा क्लोरोप्लास्ट आंतरिक और जो है CO2 की सांद्रता और क्लोरोफिल की आदि की मात्रा आदि होती हैं। यही सारे कारण होता है जिनकी वजह से हमारा जो है प्रकाश संश्लेषण प्रभावित होता है। पादप अथवा आंतरिक कारक पौधे की वृद्धि तथा आनुवंशिक पूर्वानुकूलता पर निर्भर करता है। तो देखना जो अगर हम बाह्य कारण देखते हैं तो बाह्य कारणों में क्या क्या होता है ये बताया गया है। ठीक है, और आंतरिक कारणों की अगर बात करते हैं तो उसमें जो है पौधों की वृद्धि और आनुवंशिकता पूर्वानुकूलता जो है ये सब जो है होते हैं। तो बाह्य और आंतरिक 2 तरह कारण होता है जो प्रकाश संश्लेषण को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। आगे लिखा है कि बाह्य कारक हैं सूर्य का प्रकाश, ताप, CO2 की सांद्रता तथा जल। पादप की प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ये सभी कारक एक समय में साथ साथ ही प्रभाव डालते हैं। यदि बहुत सारे कारक परस्पर क्रिया करते तथा साथ साथ प्रकाश संश्लेषण अथवा CO2 के औगिकीकरण को प्रभावित
करते हैं, मतलब कभी कभी एक साथ भी प्रभावित करते हैं, कभी कभी एक एक करके प्रभावित करते हैं। फिर भी प्रायः इनमें से कोई भी एक कारक इस की दर को प्रभावित अथवा सीमित करने का मुख्य कारण बन जाता है। अतः किसी भी समय पर जो है उपाय अनुकूलम स्तर पर उपलब्ध कारक द्वारा प्रकाश संश्लेषण की दर का निर्धारण होगा। ठीक है, तो ये याद रखना कि जो है उसमें दो तरह के कारण होते हैं, बाह्य और आंतरिक, जिनकी वजह से प्रकाश संश्लेषण प्रभावित होता है। आगे लिखा है, जब अनेक कारक किसी जैव रासायनिक प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं तो ब्लैकमैन का लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स प्रभाव में आता है। ध्यान रखना, अगर एक कई रासायनिक जो प्रक्रियाएं होती हैं अगर प्रभावित होती हैं अनेक जैव रासायनिक मतलब जैव प्राणियों के द्वारा, तो उसे क्या कहते हैं, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स कहते हैं। इसके अनुसार यदि कोई रासायनिक प्रक्रिया एक से अधिक कारकों द्वारा प्रभावित होती है तो इसकी दर का निर्धारण उस समीपस्थ जो है कारक द्वारा होगा जो कि न्यूनतम मान मूल्य वाला हो। अगर उस कारक की मात्रा बदल दी जाए तो कारक प्रक्रिया को सीधे प्रभावित करता है। ठीक है, आगे लिखा है, अगर उदाहरण को देखा जाए तो लिखा है कि उदाहरण के लिए एक हरी पत्ती अधिकतम अनुकूल प्रकाश तथा CO2 की मतलब उपस्थिति के बावजूद यदि ताप बहुत कम हो तो प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब ये हो गया कि जो है तापमान का भी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर कहा जाए कि अगर प्रकाश भी हो CO2 भी हो लेकिन अगर तापमान नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं करेगी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको हमें समझना होगा। इस पत्ती में प्रकाश संश्लेषण तभी शुरू होगा यदि उसे इष्टतम ताप प्रदान किया जाए। इसलिए तापमान का भी प्रभाव पड़ता है किस पे, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पर। अब आते हैं, लिखा है प्रकाश किसे कहते हैं, लिखा है आपका इसमें मतलब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रकाश का क्या महत्व है। लिखा है, जब हम प्रकाश को प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक के रूप में लेते हैं, किसको, प्रकाश को, तो हमें प्रकाश की गुणवत्ता, प्रकाश की तीव्रता तथा दीप्तिकाल के बीच अंतर करने की आवश्यकता है। यहाँ कम प्रकाश तीव्रता पर आपतित प्रकाश तथा CO2 के यौगिकीकरण की दर के बीच एक रेखीय संबंध है। उच्च प्रकाश तीव्रता होने पर इस दर में कोई वृद्धि नहीं होती है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आगे लिखा है, अन्य कारक सीमित हो जाते हैं। इसमें ध्यान देने वाली रोचक बात यह है कि प्रकाश संतृप्त पूर्ण प्रकाश के 10% पर होती है, मतलब 10% प्रकाश जो है उसकी आवश्यकता होती है। छाया अथवा सघन जंगलों में उगने वाले पौधों को छोड़कर प्रकाश शायद ही प्रकृति में सीमाकारी कारक हो। मतलब यह हुआ कि प्रकाश बहुत ज़्यादा जिम्मेदार नहीं होता है। ठीक है, आगे लिखा है, एक सीमा के बाद आपतित प्रकाश क्लोरोफिल के विघटन का कारक होती है जिससे प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है। तो प्रकाश जो है कम होगा तो प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो सकती है, लेकिन वो बंद नहीं होगा। तो प्रकाश इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंपॉर्टेंट जो है तापमान भी है। अब आते हैं, लिखा है आपका कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता। तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या महत्वपूर्ण है, योगदान है किसमें, प्रकाश संश्लेषण में। तो याद रखना, ये अगर ये ना हो तो जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगी। और याद रखना, O2 का उत्पादन नहीं होगा, अर्थात ऑक्सीजन का कच्चा माल कौन किसे कहते हैं, तो हम कहते हैं CO2 को कहते हैं। ठीक है, तो लिखा भी है कि प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रमुख सीमाकारी कारक है। वायुमंडल में CO2 की सांद्रता बहुत ही कम है। कितनी है, 0.3 से 0.03% और 0.04% के बीच में है। तो याद रखना, वायुमंडल में अगर देखा जाए तो CO2 की सांद्रता मतलब घनत्व क्या है, उसका मात्रा वो बहुत कम है। CO2 की सांद्रता में 0.05% तक वृद्धि के कारण CO2 की यौगिकीकरण दर में वृद्धि हो सकती है। अगर इसको हम बढ़ा देते हैं तो उसके जो है फंक्शन में वृद्धि हो सकती है, लेकिन इससे अधिक की मात्रा लंबे समय तक के लिए जो है क्षतिकारक बन सकता है। C3 और C4 पौधे CO2 की सांद्रता में भिन्न अनुक्रिया करते हैं। तो C3 और C4 पौधे उसे कहते हैं, जैसे मक्के का पेड़ हो गया, गन्ने का पेड़ हो गया, उसे कहते हैं। ठीक है, आगे लिखा है, निम्न प्रकाश स्थितियों में दोनों में से कोई भी समूह उच्च CO2 सांद्रता के प्रति अनुक्रिया नहीं करते हैं। उच्च प्रकाश संश्लेषण में C3 और C4 दोनों ही तरह के पादपों में प्रकाश संश्लेषण की दर जो है बढ़ी दर अधिक हो जाती है।
यहाँ तक कि ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि C4 पौधे लगभग जो 360 जो है अल्ट्रा पर संतृप्त हो जाते हैं, जबकि जो है C3 बढ़ी हुई CO2 की सांद्रता पर अनुक्रिया करता है तथा जो है संतृप्तन केवल जो है 450 अल्ट्रा के बाद ही दिखाई पड़ता है। अतः उपलब्ध CO2 का स्तर C3 पादपों के लिए सीमाकारी होता है। मतलब ये हो गया कि जो C3 पौधे होते हैं, जैसे आपका मक्का गन्ना हो गया, C4 पौधे जैसे गेहूं हो गया, ये सब जो है क्या करते हैं, सबकी प्रकाश धारण करने की क्षमता अलग अलग होती है, CO2 को ग्रहण करने की क्षमता अलग अलग होती है। उसी चीज को ये बताया गया है। आगे लिखा है, सच यह है कि C3 पौधे उच्चतर CO2 सांद्रता में अनुक्रिया करते हैं। तो सबसे अधिक जो है C3 जो है CO2 को जो है क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, और इससे प्रकाश संश्लेषण की दर में वृद्धि होती है, जिसके फलस्वरूप उत्पादन अधिक होता है। तो जितना प्रकाश संश्लेषण अधिक होगा उतना जो है उत्पादन भी फसलों में क्या होगा, अधिक होगा। और सिद्धांत का उपयोग ग्रीन हाउस फसलों जैसे टमाटर और बेल मिर्च में किया गया है। इन्हें कार्बन डाइऑक्साइड से भरपूर वातावरण बढ़ने का अवसर दिया जाता है ताकि उच्च पैदावार प्राप्त हो सके। तो आप देख सकते हैं, चाहे टमाटर हो, चाहे बेर हो, चाहे मिर्च हो, ये सब जो है C3 पौधे के अंतर्गत ही आते हैं। अधिकांश सब्जियां इसी में आती हैं। ठीक है, अब आते हैं तापमान का क्या जो है रोल है प्रकाश संश्लेषण में। तो लिखा है, अप्रकाशीय अभिक्रिया एंजाइम पर निर्भर करती है। मतलब ये हुआ कि जहां पर प्रकाश नहीं पहुंच पाता वहां एंजाइम मुख्य भूमिका निभाता है, किसमें, प्रकाश संश्लेषण में। इसलिए ताप द्वारा नियंत्रित होती है। यद्यपि वहां ताप का इंपॉर्टेंट है, जहां प्रकाश नहीं पहुंच पाता है वहां पे तापमान का रोल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यद्यपि प्रकाश अभिक्रिया भी ताप संवेदी होती है, लेकिन उस पर ताप का काफी कम प्रभाव होता है। C4 पौधे उच्च ताप पर अनुक्रिया करते हैं तथा उनमें प्रकाश संश्लेषण की दर भी ऊंची होती है, जबकि C3 पौधे के लिए इष्टतम ताप कम होता है। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो C4 पौधे और C3 पौधे भी हमें जानकारी होनी चाहिए। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो जो बताया उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है, विभिन्न पौधों के प्रकाश संश्लेषण की दर इष्टतम ताप उनके अनुकूलित आवास पर निर्भर करता है। उष्णकटिबंधीय पौधों के लिए इष्टतम ताप उच्च होता है। समशीतोष्ण जलवायु में उगने वाले पौधों के लिए एक अपेक्षाकृत कम ताप की आवश्यकता होती है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जलवायु में जो याद रखना, समशीतोष्ण जलवायु के लिए याद रखना तापमान की आवश्यकता कम होती है। ठीक है, अब आते हैं जल का क्या रोल होता है। तो जल जो है जड़ों से ग्रहण करते हैं पौधे, और जल का बड़ा रोल है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। तो लिखा है, यदि प्रकाश अभिक्रिया में जल एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया जो है अभिकारक है प्रतिक्रिया के रूप में। यद्यपि कारक के रूप में जल का प्रभाव पूरे पादप पर पड़ता है। तो याद रखना, जल का प्रभाव क्या होता है, पूरे पौधे पे पड़ता है। ये ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ना कि सीधे प्रकाश संश्लेषण पर। तो पानी जो है याद रखना, जल जो होता है वो पूरे पौधे पे पूरे सब पे प्रभाव डालता है, ना कि केवल प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका तो जल की होती है, इन पूरे पौधों पर भी उनकी होती है। उसी चीज को बताया गया है। आगे लिखा है, जल तनाव रंध्र को बंद कर देता है, अतः CO2 की उपलब्धता घट जाती है। इसके साथ ही जल तनाव से जो है पत्तियां मुरझा जाती है, जिससे पत्ती का जो है क्षेत्रफल कम हो जाता है, और इसके साथ ही साथ उपाचयी क्रियाएं भी क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको हमें याद करने की जरूरत है। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो महत्वपूर्ण चीज़ था मैंने बता दिया है। आप लोग जो है वीडियो को पूरा देखिएगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।